अच्छा जी, अब है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7। Balances extracted from the ledger of Mustafa Traders on March 31st, 2015 before adjustment are as follows। ये लेजर दिया हुआ है मुस्तफ़ा ट्रेडर्स का एडजस्टमेंट से पहले। कुछ एडजस्टमेंट है जो इसमें नहीं हुई भी, ठीक है, और वो एडजस्टमेंट किस तरीके की, ये नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट है जो कि इस अनएडजस्टेड डेटा में हमें करनी है, ठीक है। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है क्लोजिंग एंट्रीज एंड एडजस्टिंग एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, वही रिक्वायरमेंट सेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने पहले क्लोजिंग एंट्रीज बनाई है एंड पहले एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई है। क्लोजिंग एंट्रीज एडजस्टिंग एंट्रीज देखिए मैंने यहाँ पे क्यों बनाई है, अगर हमें रिक्वायर्ड में पहले क्लोजिंग एंट्रीज एडजस्टिंग एंट्रीज का फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, तो पहले आपको क्लोजिंग एंट्रीज बनानी होगी। लेकिन आपकी मर्जी भी है, अगर आप इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाना चाहे तो कोई मसला नहीं है, पहले आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना लें और फिर क्लोजिंग एंट्री। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बच्चे क्यों पहले बनाते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट से बच्चों को पहले प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि भाई हमें सिर्फ क्लोजिंग एंट्री से अगर हम पहले बनाएं तो हमें जब भी नेट लॉस नेट इनकम पहले ही पता लग सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं पहले क्लोजिंग एंट्रीज एंड एडजस्टिंग एंट्रीज बनाऊंगी, इसके बाद इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट पर हम आएंगे, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, कॉस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री के सारे एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं, एक्सपेंस इन रेवेन्यू सैलरी डेबिट। क्रेडिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। सारे एक्सपेंसेस मैं अनएडजस्टेड डेटा से भी लूँगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से भी लूँगी, एडिशनल जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट के लिए दिया हुआ है यहाँ से भी लूँगी। सो सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी हुई 1 अप्रैल, इट्स मीन ये ओपनिंग है 80,000। सबसे पहले मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 80,000। मर्चेंडाइज के बाद मुझे दिया गया ऑफिस इक्विपमेंट, ये एसेट है। परचेजेस एक एक्सपेंस है 5,20,000, 5,20,000 परचेजेस, 5,20,000। परचेजेस के बाद है सैलरीज एक्सपेंस 55,000 का। सैलरीज एक्सपेंस ऊपर 55,000 का था, यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई सर्विस एक्सपेंस है तो सर्विस पेबल 5,000 का है, मतलब सर्विस एक्सपेंस ऊपर 55,000 का दिया हुआ, नीचे पेबल भी बता रहे हैं, मतलब 5,000 का और हमें देना है जो कि हम नेक्स्ट ईयर जाके देंगे, तो दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सैलरी एक्सपेंस 55,000 प्लस 5,000, तो टोटल इस साल का जो सर्विस एक्सपेंस था वो था 60,000 का। हमने दोनों अमाउंट को प्लस किया और फिर टोटल अमाउंट रख दी 60,000। ये पूरे साल की सर्विस एक्सपेंस है। सैलरीज एक्सपेंस के बाद था ऑफिस सप्लाईज 5,000। नीचे उसका अकाउंट देख लेते हैं कि ऑफिस सप्लाईज का नीचे कोई अकाउंट है, लेकिन सैलरीज एक्सपेंस के बाद जो हमने लिखी है ये प्रीपेड है, अब इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट पे बाद में आएंगे, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस के बाद ऑफिस सप्लाईज को हमने स्किप करा, प्रीपेड इंश्योरेंस को भी स्किप करा, अकाउंट रिसीवेबल को भी स्किप करा। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, ये एक एक्सपेंस है 5,000 का। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 5,000 से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस के बाद फर्नीचर एक एसेट है, मुस्तफा ड्राइंग इक्विटी है। ट्रांसपोर्टेशन इन 4,000, ट्रांसपोर्टेशन इन 4,000 यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद रेंट एक्सपेंस 50,000। नीचे देख लेते हैं कि रेंट एक्सपेंस का कोई अकाउंट है, सैलरी पे बिल, कमीशन अक्रूड, ऑफिस सप्लाईज, इंश्योरेंस फाइल, डेप्रिसिएशन। रेंट एक्सपेंस का कोई अकाउंट नहीं है, सिर्फ अनरजिस्टर्ड डेटा से हम 50,000 जो है वो लेंगे और हम डायरेक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। रेंट एक्सपेंस 50,000। रेंट एक्सपेंस के बाद अनएडजस्टेड डेटा से एक्सपेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इनकम है, सैलरी पेबल एडजस्ट कर चुके हैं, कमीशन अक्रूड ये एक इनकम है। ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड, अनयूज्ड मीन प्रीपेड। ऑफिस सप्लाईज ऊपर भी प्रीपेड है, नीचे भी प्रीपेड है। जब दोनों जगह हमें प्रीपेड दिया हुआ है तो फिर हम एक्सपेंस वहाँ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब दोनों जगह हमें एक ही अकाउंट दे दिया जाए तो उससे ऑपोजिट अकाउंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रीपेड है तो फिर एक्सपेंस कैलकुलेट होगा, और अगर इनकम में अगर देखा जाए दोनों जगह इनकम है तो फिर अर्नड कैलकुलेट होगा, अगर दोनों जगह अर्नड है तो इनकम कैलकुलेट होगा। इसी तरीके से एक्सपेंस में अगर दोनों जगह एक्सपेंस अगर दे दिया जाए तो फिर हम प्रीपेड कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, दोनों जगह प्रीपेड है तो हम फिर एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेंस है हमारा वो प्रीपेड है 5,000 का, नीचे वो बता रहे हैं कि ऑफिस सप्लाई अनयूज, मतलब ऑफिस सप्लाई जो प्रीपेड रह गया वो 2,000 का रह गया। 5,000 का था लेकिन अब 2,000 का रह गया, इट्स मीन 3,000 का एक्सपेंस में चेंज हो गया है।
ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 3000 से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ये मुझे कैसे पता चला कि 5000 का प्रीपेड था लेकिन नीचे हो गया कम। इट्स मीन कि बाकी की जो अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है, वो हमारी एक्सपेंस में चेंज हो गई। जो कि 3000 की थी वो हमने क्लोजिंग एंट्री में रिकॉर्ड कर ली। फोर्थ एडजस्टमेंट के बाद है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। ऊपर देख लेते हैं इंश्योरेंस का कोई अकाउंट है। अब ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस है। अब मैंने बताया था जब ऊपर प्रीपेड हो और नीचे बिल्कुल अलग अकाउंट हो जैसे कि एक्सपेंस है, सो हम यहाँ पे तो हमारा सिर्फ यही एक्सपेंस होगा और इसी अमाउंट के साथ हम वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखे 8000 से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली, कोई लेस वगैरह नहीं होगी यहाँ पर हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारा। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर द ईयर वाज एस्टिमेटेड एट ₹5000। 5000 का डेप्रिसिएशन एस्टिमेट हुआ है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट 5000। हमारे एक्सपेंसेस सारे कंप्लीट हो गए। हमने अनएडजस्टेड डेटा से भी पिक कर लिए हैं एंड डेटा फॉर एडजस्टमेंट से भी ले लिए। हम क्या करेंगे, इन सब अमाउंट को हम टोटल करेंगे एंड डेबिट साइड पे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के अकाउंट के साथ शो कर देंगे। 7,35,000 के हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं। टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट्स। अब हम इनकम क्लोज करेंगे। सेकंड में हम सारी इनकम क्लोज करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस में आ जाते हैं क्योंकि इनकम क्या कहाँ होगी, क्रेडिट बैलेंस में। सेल्स है 7,50,000। सेल्स 7,50,000। सेल्स के बाद है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 5,000। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 5,000। और फिर देखेंगे और है हमारे पास इनकम, कैपिटल है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, ऑफिस इक्विपमेंट पे अकाउंट पेबल है, कमीशन इनकम 4,000। नीचे देख लेते हैं और हमारी कमीशन इनकम है। तो कमीशन इनकम यहाँ पे 4,000 थी। नीचे बता रहे अक्रूड। अक्रूड का मतलब लायबिलिटी। अगर कोई चीज़ पे करनी है और उस पर वो लायबिलिटी है तो वो हमें तो देनी होगी, ठीक है। लेकिन अक्रूड का मतलब देखिए लायबिलिटी होता है, ठीक है। अगर एक्सपेंस में अक्रूड आ रहा है तो इट्स मीन कि हम पर किसी का कर्जा और हमें पे करना है, ठीक है ना। एक्सपेंस के साथ अगर अक्रूड आ जाए तो वो क्या होता है कि हमें किसी को पैसे देने हैं जो हमने नहीं दिए, हम पर कर्जा है। लेकिन कमीशन के साथ अक्रूड आया हुआ है तो कमीशन पे अगर अक्रूड है तो कमीशन तो हमें रिसीव होता है और उस पर अगर वो है अक्रूड तो इट्स मीन कि हमें किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है। हमारा किसी और पे कर्जा चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कमीशन अक्रूड जो है 1000 वो इसमें ऐड हो जाएगा कि हमारी 4000 की कमीशन थी और कुछ अक्रूड भी है, मतलब आज नहीं तो कल वो मिली जाएगी, ठीक है। तो हम 4000 में 1000 प्लस कर देंगे। तो हमने यहाँ लिखा कमीशन इनकम 4000 प्लस 1000 ये 5000 होगा, ठीक है। अक्रूड जो है वो एक्सपेंस के साथ भी आ सकता है एंड इनकम के साथ भी आ सकता है। अगर इनकम के साथ है तो वो रिसीवेबल है और अगर एक्सपेंस के साथ है तो वो पेबल है, ठीक है। वो पेबल मीन कि हमें पे करना है, रिसीवेबल मतलब हमें रिसीव करना है। इसलिए हमने ये कमीशन इनकम में दोनों अमाउंट प्लस करेंगे। 4000 का तो अनएडजस्टेड डेटा में दिया गया था, लेकिन ये 1000 का जो था वो अक्रूड था जो कि आज नहीं तो कल वो मिल जाएगा। हमने उन दोनों अमाउंट को प्लस करा एंड 5000 से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद हमारी जो लास्ट एंडिंग अब यहाँ पे जो इनकम थी वो ख़त्म हो गई। अब हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग थी 1 लाख की, इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे 1 लाख की। और देखेंगे कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट में और कोई इनकम है तो यहाँ पर नहीं थी, इसलिए हमारी जो इनकम है वो भी कंप्लीट हो गई है। हमने सारी इनकम जो है वो टोटल करी एंड क्रेडिट साइड पे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के नाम से हमने क्रेडिट साइड पे लिख दी 8,60,000 की। टू क्लोज ऑल इनकम अकाउंट्स। थर्ड एंट्री किसकी बनेगी, नेट इनकम की या नेट लॉस की। अब हमने इनकम स्टेटमेंट तो बनाई नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि नेट लॉस है या नेट इनकम। सो हम पहले माइनस करके देखेंगे कि नेट इनकम है या नेट लॉस है। देखा जाए तो इनकम थी हमारी 8,60,000 और हमारा जो एक्सपेंस था वो 7,35,000 का था। तो यहीं से पता चल रहा है कि इनकम ज़्यादा है हमारी और खर्च हमारा कम है। इट्स मीन कि हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट की क्लोज वाली एंट्री बनेगी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट कैपिटल क्रेडिट। और यहाँ पर 8,60,000 को हम माइनस कर देंगे 7,35,000 से, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा हमें कितना मुनाफा हुआ। तो हमें 1,25,000 का मुनाफा हुआ है। फोर्थ और टू क्लोज नेट इनकम, ठीक है। हमने यहाँ पे नरेशन बना दी और ये हमारी प्रॉफिट की एंट्री क्लोज हो गई। अब फोर्थ एंट्री होती है ड्राइंग की। ड्राइंग दी गई थी हमें, देख लेते हैं। मुस्तफ़ा ड्राइंग 50,000,
ड्राइंग जब क्लोज होती है तो क्रेडिट साइड पे जाती है, डेबिट साइड पे कैपिटल अकाउंट आता है। 50,000 की हमारी ड्राइंग थी, टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट। सो हमारी क्लोजिंग एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम एडजस्टिंग एंट्रीज पर आ जाते हैं। देखिए एडजस्टिंग एंट्रीज में वही फॉर्मेट बनाया। पहली एडजस्टिंग एंट्री कौन सी थी? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, 1 लाख। टू एडजस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोज। सेकेंड एंट्री किसकी थी यहाँ पे? सैलरी पेबल की। तो सैलरी पेबल की सिंपल एंट्री क्या होगी? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट, और वही अमाउंट जो नीचे दी गई है, ठीक है। उस अमाउंट को ऊपर से कोई अभी हम मतलब लेस वैस नहीं करेंगे। सेकेंड एंट्री बनी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट 5,000। जब अक्रूड वगैरह आएगा, अनपेड वगैरह आएगा, आउटस्टैंडिंग वगैरह आएगा, या पेबल आएगा, ठीक है ना, तो फिर ऊपर वाले अमाउंट से उसको लेस वगैरह नहीं करेंगे, बस पेबल वाली एंट्री बनाएंगे एंड वही उसी अमाउंट से जो अमाउंट हमें एडिशनल डेटा में दी गई होगी। इसी तरीके से जो रिसीवल आएगा या किसी कोई भी इनकम वगैरह रिसीव करनी है और उसके साथ अक्रूड वगैरह आ जाए, अनपेड आ जाए, आउटस्टैंडिंग आ जाए, रिसीवल आ जाए, तो उसको भी हम क्या करेंगे? रिसीवेबल वाली एंट्री बनाएंगे कि जो है रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, एंड वही अमाउंट यहाँ पे दी गई है, ठीक है। और आगे वही एंट्री आ गई कमीशन अक्रूड, और कमीशन क्या थी? इनकम। तो इनकम के साथ जब अक्रूड आया है तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, और जो अमाउंट हमें एडिशनल डेटा में दी जाती है उसी अमाउंट से हम एंट्री पास कर देते हैं, मतलब वो 1,000 टू एडजस्ट कमीशन अक्रूड। फोर्थ एंट्री जो थी हमारी वो थी ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड की। अच्छा, ऊपर जो था वो प्रीपेड था, अब नीचे भी प्रीपेड है, तो इसकी एंट्री किसकी बनेगी? एक्सपेंस की बनेगी, और वैल्यूज भी आपस में माइनस होगी। 5,000 2,000 आपस में माइनस होंगे जब अकाउंट्स दोनों सेम आ जाएं। तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज प्रीपेड क्रेडिट, ऑफिस सप्लाईज, क्योंकि प्रीपेड का नाम यूज करने की यहाँ पे नीड नहीं क्योंकि ये है ही एक प्रीपेड। टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड, 5,000 माइनस 2,000, 3,000 से हमने ये एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। फिफ्थ हमारी एंट्री जो थी वो थी इंश्योरेंस एक्सपायर्ड की। अच्छा, ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस है, नीचे बिल्कुल ही डिफरेंट हमारा अकाउंट है एक्सपेंस का, तो उसको क्या होगा कि इंश्योरेंस एक्सपेंस की एंट्री बनेगी एंड वही अमाउंट जो नीचे अमाउंट दी गई है, फिर उसको ऊपर वाली अमाउंट से हम लेस वगैरह नहीं करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, एडिशनल डेटा में जो अमाउंट दी गई थी वो 8,000 की दी गई थी, हमने वो भी रिकॉर्ड करी। टू एडजस्ट इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। अब हमारे 6 एंट्री जो वो डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन की एंट्री तो बहुत सिंपल होती है, जो अमाउंट दी गई होती है उसी अमाउंट में बनती है। एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और जो अमाउंट दी गई है वही अमाउंट। तो यहाँ पे हमें अमाउंट दी गई थी 5,000 की, 5,000, और यहाँ पे नरेशन बना देंगे टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सिंपल, इसकी फिक्स एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, जो भी इक्विपमेंट व वो जो भी एसेट वगैरह होगा उसका नाम मेंशन कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5,000 जो अमाउंट दी गई होगी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में वही अमाउंट आएगी। सो ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज बन गई है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो थी वो हमने पूरी कर दी, क्लोजिंग एंट्रीज भी बना दी, एडजस्टिंग एंट्रीज भी बना दी। अब हम इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा? सेल्स से स्टार्ट होगी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम सेल्स लिखते हैं। सेल्स यहाँ पे देखा जाए तो 7,50,000 की दी गई है, हमने यहाँ पे सेल्स लिख दी 7,50,000 की। लेस करा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जो था हमारे पास वो डेबिट साइड पर होगा जो कि 5,000 का था, हमने सेल्स से उसको माइनस किया। नेट सेल्स क्या थी हमारी? 7,45,000, ठीक है। सेल्स रिटर्न को आपस में माइनस किया, नेट सेल्स आई हमारी 7,45,000 की। आगे का क्या प्रोसेस होता है? लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रखते हैं हम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या होता है? मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री आती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो थी 1 अप्रैल 2015 की वो 80,000 थी, जो कि वो ओपनिंग है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 80,000। हम ऐड करेंगे परचेजेस। परचेजेस हमारे पास कितनी थी? डेबिट बैलेंस में होंगी 5,20,000, 5,20,000। एड परचेजेस 5,20,000,
ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन, जो कि यहाँ पर 4000 का था, हमने ऐड कर दिया ट्रांसपोर्टेशन इन। तो 5,20,000 में जब हमने 4,000 प्लस करे तो हमारे पास आया 5,24,000। 5,24,000 में हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट। यहाँ पे परचेज रिटर्न था जो कि 5,000 का था। क्रेडिट बैलेंस में आपको यहाँ पे दिखाई देगा 5,000 का। हमने लेस करा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 5,000। 5,24,000 में जब लेस करे 5,000, नेट परचेजेस हमारे पास आए 5,19,000 की। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में जब हम ऐड कर देंगे नेट परचेजेस, हमारे पास आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री थी हमारे पास 1 लाख की। अब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो था वो 5,99,000 का था। हमने यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री क्लोज करी, लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग 1 लाख की। अब देखिए 5,99,000 में जब हमने लेस करे 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख हमें एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करनी जो कि 1 लाख है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 4,99,000। अब 4,99,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, जिसको हमें सेल से माइनस करना होता है। तो हमारी नेट सेल्स जो थी वो 7,45,000 की थी, ठीक है। हमने लेस करा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,99,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट आया 2,46,000 का, ठीक है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 2,46,000 का। आगे हम क्या करते हैं, लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस रखेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऊपर से देखते हुए आते हैं, यहाँ पे है सैलरीज एक्सपेंस 55,000, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस नीचे भी दिया हुआ 5,000, हमने इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो हमने लिखा सैलरीज एक्सपेंस 55,000, ऐड करा सैलरीज एक्सपेंस 55,000, तो टोटल सैलरीज एक्सपेंस कितना हुआ 60,000 का, ठीक है। अब देखिए दोनों अकाउंट है और दोनों ऐड हो रहे हैं। इट्स मीन कि ऊपर वाला एक्सपेंस तो है, लेकिन जब सैलरीज एक्सपेंस एक जैसा अकाउंट उसमें ऐड हो रहा हो तो इट्स मीन कि वो एक्सपेंस ही है, ठीक है ना। जब आपको लगे कि भाई सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस माइनस हो रहा है, इट्स मीन कि वो एक्सपेंस नहीं है, वो प्रीपेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम अकाउंट है और दोनों प्लस हो रहे हैं, इट्स मीन कि दोनों एक्सपेंस ही है, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस 55,000, ऐड करेंगे सैलरीज एक्सपेंस 5,000, तो टोटल सैलरीज एक्सपेंस कितना हो गया 60,000 का। इसके बाद हमारे पास जो था वो रेंट एक्सपेंस 55,000 का था, ठीक है। सैलरीज एक्सपेंस के बाद डायरेक्ट आया था रेंट एक्सपेंस 50,000 का और नीचे इसका कोई अकाउंट नहीं था, जस्ट हमने रेंट एक्सपेंस 50,000 का लिखना है, ठीक है। अब हम एडिशनल डेटा पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक्सपेंसेस जो है वो खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए। अब नीचे जो एक्सपेंसेस स्टार्ट थे वो यहाँ से थे। ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड, ऑफिस सप्लाईज 5,000 का था और ऑफिस सप्लाईज अनयूज जो था वो 2,000 का था। इट्स मीन कि 3,000 का जो है वो एक्सपेंस हो गया, ठीक है। देखें इसकी जो एंट्री आपने बनाई है ऑफिस सप्लाईज की एडजस्टिंग एंट्री, वो किस तरीके से बनाई है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, और किस अमाउंट से 3,000 से। तो ये ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस में क्या करूँगी, यहाँ पे रख दूंगी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 3,000, ठीक है। हम जो यहाँ पर लिख रहे होते हैं ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो दिमाग में एडजस्टिंग एंट्री को सोच के ही रख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अभी जितने भी हम क्वेश्चंस अभी सॉल्व करते आए, हम क्या करते थे, पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, फिर एडजस्टिंग एंट्री बनाते थे, तो थोड़ा जो है वो हार्ड लगता था। अब देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है कि ऑफिस सप्लाई। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट समझ रहे होंगे यहाँ भी प्रीपेड है, यहाँ भी प्रीपेड है, तो हमने जो इनकम स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वहाँ पे हमने ये एक्सपेंस कैसे रख दिया, ये एक्सपेंस कैसे हो गया, 3,000 की अमाउंट कैसे आ गई। तो हमने देखा 5,000 का प्रीपेड था और यहाँ पे 2,000 का था, तो इसकी जो एंट्री हमने बनाई वो बनाई ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट, और प्रीपेड जो है वो क्रेडिट हुआ। तो ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट साइड पर आया किस अमाउंट से, 3,000 से। सो ये ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस मैंने यहाँ पे लिखा है 3,000 से, ठीक है। अब इसके बाद जो है ऑफिस सप्लाई अनयूज्ड के बाद वो है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, ठीक है। अब ऊपर प्रीपेड है, नीचे एक्सपायर्ड है, इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे किस तरीके से बनाई है कि एक्सपेंस डेबिट एंड प्रीपेड क्रेडिट। तो बस क्या करूँगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस उठा के 8,000 का मैं यहाँ पे लिख दूंगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस 8,000, ठीक है। इसके बाद है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000 का, हमने जस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख दिया, ऑफिस इक्विपमेंट 5,000 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए, इन तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमने प्लस करा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए 1,26,000 के। 2,46,000 का ग्रॉस प्रॉफिट था, हमने लेस करे 1,26,000,
तो हमारे पास प्रॉफिट आया फ्रॉम ऑपरेशन से 1,20,000 का, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो ज़्यादा था और खर्चे कम थे, इसलिए हमें प्रॉफिट मिला ऑपरेशन से 1,20,000 का। अब हम ऐड करेंगे अदर इनकम, अगर क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में थी। अब क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ऊपर कमीशन इनकम थी 4,000 की और नीचे अक्रूड थी। अब आप बोल रहे होंगे कि हम इसको अक्रूड है, ये इनकम तो नहीं है, हम इसको ऐड क्यों करें, लेकिन इसकी एंट्री देखते हैं। भाई इसकी एंट्री जो हमने बनाई थी वो किस तरीके से बनाई थी, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। अब यहाँ भी इनकम है और यहाँ भी इनकम है और है भी अपनी नेचर पे, मतलब क्रेडिट साइड पे, तो ये 1,000 और ये 4,000 प्लस नहीं होंगे, इसलिए हम इन अमाउंट को प्लस करते हैं, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्री अगर आप मतलब एडजस्टिंग एंट्री आपकी बहुत अच्छी होगी ना, कि आप बस क्वेश्चन को देखें और फ़ौरन से इमेजिन कर लें कि भाई इसकी जो है एडजस्टिंग एंट्री ये बनेगी, तो आप फ़ौरन इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते बहुत, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री जिन स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी होती है ना, वो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बहुत ना अच्छी तरीके से बनाते हैं। तो बस एडजस्टिंग एंट्री पे फोकस करें, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री ही एक यहाँ पर जो है ना वो मुश्किल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एडजस्टिंग एंट्री ही मुश्किल है, बाकी बहुत ईजी है। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि कमीशन इनकम 4,000 एंड 1,000 ये प्लस करें, तो इस तरीके से हमने किया कि कमीशन इनकम हमारा 4,000 का था, हमने ऐड करा कमीशन अक्रूड 1,000, तो हमारी जो कमीशन इनकम हुई वो 5,000 की हुई। हमने 1,20,000 में प्लस करा 5,000, सो हमारी नेट इनकम आई 1,25,000, ठीक है। कोई कमीशन इनकम है और वो ऐड और लेस होगी तो यहाँ पे करके दिखानी होगी कि भाई कमीशन इनकम 4,000 की थी, अक्रूड भी थी जो कि हमने ऐड करी, टोटल हो गई 5,000 की थी, हमने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से उसको ऐड कर लिया, तो हमारी टोटल नेट इनकम आई 1,25,000 की। अब हम बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। बैलेंस शीट एसेट्स, लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज। करंट एसेट्स रखेंगे। करंट एसेट में सबसे पहले हमने यहाँ से कैश पिक करा 1 लाख का, इसके बाद हमने प्लस करी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो कि एंडिंग 1 लाख की, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग 1 लाख की। इसके बाद हमने लिया ऑफिस सप्लाई। अब देखिए ऑफिस सप्लाईज 5,000 है, लेकिन यहाँ पे अनयूज्ड है। अब देखिए ऑफिस सप्लाईज यहाँ पे 5,000 है, ठीक है। अब मैं इसको एडजस्टिंग एंट्री से आपको करके बताती हूँ। 5,000 का जो है वो ऑफिस सप्लाईज है, और यहाँ पे जब हमने उसकी अनयूज्ड वाली की एंट्री बनाई तो वहाँ पे ऑफिस सप्लाईज कहाँ आया, क्रेडिट साइड पे। जब एक अकाउंट डेबिट पे और वही अकाउंट आगे चल के क्रेडिट पे, तो वो दोनों अकाउंट आपस से माइनस होंगे ना, इसलिए हमने 5,000 में 3,000 माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि ऑफिस सप्लाईज अनएडजस्टेड डेटा में 5,000 का है, और जब हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई एक, तो ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट साइड पर आया 3,000 का। सो हमने यहाँ पे क्या करा कि ऑफिस सप्लाईज 5,000 को लेस करा ऑफिस सप्लाई 3,000 से, और यहाँ पे 2,000 का हमने ऑफिस सप्लाईज दे दी, ठीक है। और यहाँ पे वही अमाउंट आ गई जो इन्होंने एडिशनल डेटा में हमें दी गई थी, और ये इसलिए दी गई थी, ठीक है। तो एडजस्टिंग एंट्री को देखते हुए जो आप बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो बहुत ईजिली आप बना सकेंगे। सो ऑफिस सप्लाईज हमने 5,000 रखे, हमने लेस करे 3,000, तो हमारा ऑफिस सप्लाई जो आ गया वो 2,000 का आ गया, ये लेस होगा। इसके बाद हम देखते हैं ऑफिस सप्लाईज के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस 12,000 का था, और यहाँ पे जो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया वो 8,000 है। अब देखिए 12,000 का यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस है, और जब हमने एक एडजस्टिंग एंट्री बनाई तो वहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट साइड पे 8,000 का आया, तो वहाँ पर ये जो 12,000 है वो 8,000 से माइनस होंगे। आए देखते हैं माइनस होते हैं प्लस होते हैं, ये देखें माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 12,000, और जो एडजस्टिंग एंट्री में प्रीपेड इंश्योरेंस जो क्रेडिट साइड पर आ रहा है 8,000 का, वो यहाँ से माइनस हो रहा है, तो अब प्रीपेड इंश्योरेंस बचा 4,000, ठीक है। कि 12,000 का था, 8,000 का एक्सपेंस हो गया, अब सिर्फ 4,000 का बचा, जो हमने 4,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद है अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख, अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख। इसके बाद अगर ऊपर देखा जाए तो करंट एसेट नहीं है। फिर हम एडिशनल डेटा पे आ जाते हैं। एडिशनल डेटा पे कमीशन रिसीवेबल है, यहाँ पे कमीशन अक्रूड की जो हमने यहाँ पे एंट्री पास करी वो कैसे करिए, कमीशन रिसीवेबल डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट। तो ये जो रिसीवेबल है ये एक एसेट है, तो हम यहाँ पर एसेट लिख देंगे, और किस अमाउंट से 1,000, तो कमीशन रिसीवेबल 1,000 से हमने यहाँ पे लिख दिया। करंट एसेट हमारे कंप्लीट हो गए, हम टोटल कर लेंगे 1 लाख, 1 लाख, 2,000, 4,000, 2 लाख, 1,000। टोटल करंट एसेट्स जो है हमारे वो हुए 4,20,000
7,000। अब हम देखते हैं फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट जो था हमारे पास वो यहाँ पे फर्नीचर था 1,73,000 का। फिक्स एसेट्स फर्नीचर 1,73,000, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर का अगर देखा जाए तो यहाँ पे अलाउंस नहीं है, यहाँ पे अलाउंस ऑफिस इक्विपमेंट का और नीचे जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो भी ऑफिस इक्विपमेंट का है। तो हम फर्नीचर की अमाउंट को क्या करेंगे, बस जैसी है वैसी उठा के रख देंगे, ठीक है। फर्नीचर 1,73,000 का था, कोई इसका अलाउंस नहीं था, जैसे हमने डेटा से पिक करी है वैसे ही हम एज इट इज लिख देंगे 1,73,000। लेकिन यहाँ पे एक ऑफिस इक्विपमेंट भी था, ये रहा 3 लाख का, जिसका अलाउंस यहाँ पे भी था और एडिशनल डेटा में भी दिया गया था। तो हमने क्या करा भाई, ऑफिस इक्विपमेंट लिखा जो कि 3 लाख का था, फिर लेस करेंगे अलाउंस। अब अलाउंस हम प्लस करके करेंगे, जो हमें 25,000 का यहाँ पे दिया हुआ है एंड डेप्रिसिएशन में दिया हुआ है 5,000 का। तो हमने क्या करा कि 25,000 को प्लस करा 5,000 में, टोटल जो अलाउंस हुआ वो 30,000 का हुआ। 3 लाख को जो हमने 30,000 से माइनस किया तो हमारे जो ऑफिस इक्विपमेंट आया वो 2,70,000 का आ गया, ठीक है। अब हम टोटल कर लेंगे फिक्स एसेट को। टोटल फिक्स एसेट्स, एक फिक्स एसेट था 1,73,000 का, एक एसेट था 2,70,000 का। इन दोनों अमाउंट को जब हमने प्लस किया तो हमारा फिक्स एसेट आया 4,43,000 का, ठीक है। अब टोटल फिक्स एसेट जो थे वो 4,43,000 के थे और टोटल करंट एसेट जो थे हमारे वो थे 4,07,000 के थे। जब हमने 4,07,000 को टोटल फिक्स एसेट से प्लस किया तो हमारे टोटल एसेट्स कितना है, 8,50,000, ठीक है। हमने टोटल करंट एसेट्स को टोटल फिक्स एसेट्स में ऐड करना है, तो हमें टोटल एसेट्स पता चलेंगे कितने, तो वो थे 8,50,000। अब हमारी टोटल इक्विटीज़ भी 8,50,000 की ही होनी चाहिए। सो हम यहाँ पे लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी साइड्स पर आ गए। सबसे पहले हमने करंट लायबिलिटीज़ लिखी। करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हमने लिखा अकाउंट पेबल। क्रेडिट बैलेंस की साइड पे देखेंगे, यहाँ पे मिला है अकाउंट पेबल 1,70,000 का। हमने यहाँ पे लिख दिया अकाउंट पेबल 1,70,000 का। देखा जाए तो क्रेडिट बैलेंस में और कोई इक्विटी आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन एडजस्टमेंट के डेटा में यहाँ पे सैलरीज पेबल है 5,000 का। हम ये ऐसी ही सैलरीज पेबल 5,000 का रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, रिकॉर्ड कर देंगे। करंट लायबिलिटीज सिर्फ ये दो ही थी, हमने इन दोनों को प्लस किया, टोटल करंट लायबिलिटीज हो गई 1,75,000 की। कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। अब हम डायरेक्ट ऑनर सिक्योरिटी पे आ जाते हैं। ऑनर सिक्योरिटी में सबसे पहले हमने कैपिटल लिखा 6 लाख का, ये देखें कैपिटल है 6 लाख का, ये हमने कैपिटल लिख दिया 6 लाख का। लेस करेंगे ड्राइंग, सो यहाँ पर ड्राइंग जो थी वो मुस्तफा ड्राइंग के 50,000 थी, हमने यहाँ पे लेस करी ड्राइंग 50,000 की। 6 लाख में जब 50,000 को माइनस किया तो हमारा कैपिटल हुआ 5,50,000 का। अब उस 5,50,000 में हमने ऐड कर दी नेट इनकम। नेट इनकम जो हमारी आई थी वो आई थी 1,25,000 की। हमने नेट इनकम ऐड करी 1,25,000 की। 5,50,000 का कैपिटल जो था वो रिमेनिंग था, 1,25,000 का मुनाफा हमने उसमें ऐड किया, तो टोटल ऑनर सिक्योरिटी जो आई वो आई 6,75,000 की। 6,75,000 में हम ऐड कर देंगे टोटल करंट लायबिलिटीज। सो हमारा टोटल इक्विटीज आएंगी 8,50,000। तो टोटल एसेट्स भी 8,50,000 के एंड टोटल इक्विटीज भी हमारी 8,50,000 की। तो एसेट साइड एंड इक्विटीज साइड्स हमारी बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, जब भी हमारी बैलेंस शीट जो वो सेम होगी। सो यहाँ पर हमने क्लोजिंग एंट्री एडजस्टिंग एंट्री पहले बनाई और फिर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। और देखा जाए तो इनकम में जो वो क्लोजिंग एंट्रीज में जो मुनाफा 1,25,000 का, वही मुनाफा हमें इनकम स्टेटमेंट से जो है वो पता चला, ठीक है। तो ये मुनाफा जो है वो सेम ही होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग हो जाए कि क्लोजिंग एंट्री में अलग प्रॉफिट आ रहा है और यहाँ पर जो है अलग आ रहा है। अगर क्लोजिंग एंट्री में लॉस आ रहा है तो यहाँ भी लॉस आना चाहिए, और अगर यहाँ प्रॉफिट आ रहा है तो वहाँ भी प्रॉफिट ही आना चाहिए। मतलब दोनों जगह प्रॉफिट, अगर दोनों देखें, अगर इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट है तो क्लोजिंग एंट्री में भी प्रॉफिट होगा, और अगर इनकम स्टेटमेंट में लॉस है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी लॉस होगा, और सेम अमाउंट, ठीक है, अमाउंट भी चेंज नहीं होगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे नेट इनकम आई थी 1,25,000, आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग एंट्री जो हमने पहले सॉल्व करी है, इनकम स्टेटमेंट तो हमने बनाई नहीं, पहले ही क्लोजिंग एंट्रीज हमने जो है वो पास करी, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो 1,25 का ही आ रहा था, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्लोजिंग एंट्री एडजस्टिंग एंट्रीज पहले बनाई, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बाद में बनाई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है।